नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, फाउंडेशन क्लास नंबर 9th है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से चीज़ें स्टार्ट किए हुए हैं और आपके जो भी एग्जामिनेशन है रेलवे में, जेएसएससी में, बिहार एसएससी में, सेंट्रल एसएससी में और इवन अप टू जेपीएससी और बीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन तक जो हम लोगों का अभी चैप्टर चल रहा है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने खत्म कर लिया है और तीसरा चैप्टर अभी चल रहा है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। और मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री होगा, ठीक है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीन जो आपका जो चैप्टर दिख रहा है, बस यहीं तक आपको लोड लगेगा या आपको टिपिकल लगेगा या चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ से 1857 का विद्रोह हो जाए या फिर गांधी युग हो जाए, जनजातीय आंदोलन हो जाए, पत्र पत्रिका, ये सारी चीजें बस स्टोरी वाइज होगी और बिल्कुल आसान और क्रमबद्ध तरीके से चीजें होगी। लेकिन यहाँ तक लोड है। अब ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में क्या करने आई थी भाई, ट्रेड करने के लिए आई थी। लेकिन ट्रेड करने के साथ साथ और क्या करना शुरुआत कर दी इन्होंने, भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरुआत कर दी थी। और किस प्रकार से ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विस्तार भारत में की, जिसको मैंने मैप के दौरान आपको समझाया था कि क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि आपने पढ़ा कर्नाटक का युद्ध, तो आपने देखा कि ये कर्नाटक मद्रास वाला क्षेत्र पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ चुका था। यहाँ पे अंग्रेजों की अपनी एक किला भी आपने देखा, सेंट डेविड किला देखा। यहीं पे आपने देखा मद्रास शहर को प्लान वे में क्या किया गया भाई, स्टेब्लिश किया गया अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसी डे के द्वारा। फिर कर्नाटक को अपने अधीन करने के बाद फिर यह ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र बंगाल पे पड़ी और ये पूरा बंगाल आज आपका जो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और बांग्लादेश, इस पूरे बंगाल का मतलब आपको ये सोचना है। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल को अपने अधीन किया। इसको मैंने आपको बताया, बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, यहीं कलकत्ता शहर की स्थापना की जॉब चार्नोक ने, फोर्ट विलियम्स किले का स्थापना, ये सारी चीजें आपने देखा। फिर अंग्रेज की नजर कहाँ आई भाई, इस मैसूर वाले क्षेत्र में, यानी कि इस बंगाल को अपना अधीन करने के बाद, अपना विस्तार करने के बाद, इसके बाद अंग्रेज की नजर कहाँ पड़ी, मैसूर वाला जो क्षेत्र था। तो इसमें हमने पढ़ लिया है मैसूर को किस प्रकार से अंग्रेज और मैसूर के बीच जितने भी वार हुए, चारों के चारों वार आपने पढ़ लिए। और इसी दौरान आपने हैदराबाद में भी पढ़ लिया था, सहायक संधि के दौरान इस हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने क्या किया था, सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया और ये पूरा का पूरा हैदराबाद वाला क्षेत्र भी किसके अधीन आ चुका था, अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। अब बारी इसकी है भाई, यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा अंग्रेज का क्षेत्र, यानी अंग्रेजों का विस्तार यहां तक हम लोगों ने करवा लिया ये पूरे मैप में। अब जो विस्तार है, ये जो आपका विस्तार होगा मराठा वाला क्षेत्र में, यानी कि अब आज का जो टॉपिक है मराठा, और इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग लास्ट पंजाब। और इसमें अवध तो बहुत आसान है, कुशासन के आधार पर ही आप देखेंगे, हड़प नीति के दौरान ही 1856 में क्या करेगा, ये सिग्नेचर करेगा यानी हस्ताक्षर करेगा और ये अवध वाला क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधीन आएगा। और इसके जस्ट एक साल के बाद 1857 का विद्रोह, एक नया चैप्टर, यानी कि आप देख पाएंगे नया चैप्टर 1857 का विद्रोह स्टार्ट है, यानी कि ये तीसरा चैप्टर समाप्त। एक बड़ा है, टिपिकल है, समझ करके चलेंगे तो अच्छी तरह से समझ भी आएगी। तो समझ में आया, यानी कि अभी हम लोगों को पंजाब नहीं करना है, अभी हम लोगों का टारगेट क्या होगा, मराठा वाला ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा, तो ये मराठा वाला क्षेत्र को आप हम लोग समझेंगे। इसके लिए 2 क्लास मैंने रखा है, ठीक है ना, 2 क्लास में इसको खत्म करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्लास जाएगी। और ऐसे ही मराठा खत्म होगा, इसके बाद फिर हम लोग पंजाब यानी कि जो सिख है उसको देखेंगे, सिख के सारे 10 गुरु के बारे जानेंगे और किस प्रकार से यहाँ पे अंग्रेजों का विस्तार होगा। और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि पूरा भारत यानी पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हो चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोगों का आज का टॉपिक आपको समझ में आ चुका है, मराठा है। क्या भाई टॉपिक, मराठा, समझ में आया। चलिए इस मैप को थोड़ा साइड कर लेते हैं, काम आएगा आगे देखने में भी, हमें सारी चीजें बताने में भी, इसलिए इसको हम लोग एक जगह रखते हैं अभी, ठीक है। चलिए भाई, तो चलिए सबसे पहले मराठा को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने आपको
मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर ही आप जब एप्लीकेशन में देखे होंगे तो पहला फोल्डर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मिलेगा मुगल साम्राज्य का पतन, है ना, मुगल साम्राज्य का पतन, या आपको मिलेगा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के नाम से, ठीक है। तो भाई इसमें आपको मैंने क्या बताया था, मुगल साम्राज्य का पतन मैंने ये बताया था कि जो मुगल साम्राज्य है 1526 से, ठीक है ना, 1526 में किसने स्थापित किया था, बाबर ने इस साम्राज्य की स्थापना की, और 1526 से लेकर के 1707 का ये जो फेज रहता है ये मुगल साम्राज्य का उदय का फेज होता है, और 1707 से लेकर के 1857 तक का जो फेज है ये यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पतन। कहने का मतलब ये था कि जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है इसके बाद अगला जो भी मुगल बादशाह बनते हैं वो इतने अयोग्य नहीं होते हैं, इतने कमजोर होते हैं, इतने निर्लज और इतने नालायक होते हैं कि मुगल साम्राज्य के अधीन कुल कितने सूबे हुए करते थे, याद करिए 21 सूबा, या आपने कहा था इसको प्रांत, और इसके ही जो प्रमुख होते थे जिसको क्या कहा जाता था, सूबेदार। तो औरंगजेब के मृत्यु तक मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत हुआ करते थे भाई, 21 सूबा हुआ करते थे, और जिसके हेड को क्या, जिसके प्रधान को क्या कहा जाता था, सूबेदार कहा जाता था। तो इसके मृत्यु के बाद जो भी मुगल बादशाह बने वो इतने नालायक रहे, इतने अयोग्य रहे, इतने कमजोर रहे कि जो 21 सूबे थे इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है ना, एक नए राज्य के रूप में अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। मतलब कि मुगल साम्राज्य के जो बादशाह होते थे इनको ये सूबेदार क्या करते थे भाई, टैक्स वसूल करके दिया करते थे, लेकिन अब ये क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और इसी 21 सूबे में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा सूबा, एक ऐसा राज्य के रूप में उभर करके जो आता हुआ दिखा, वो हमें दिखा मराठा। इसी क्रम में आपने बंगाल की बात कर ले, अवध की बात कर ले, ऐसे कई सारे राज्यों का उदय हुआ जिसमें से एक आपका राज्य है मराठा, क्योंकि हम लोगों का चैप्टर ही क्या है भाई, मराठा। अब एक चीज को समझिएगा कि ये जो मुगल साम्राज्य की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का जो 1526 से लेकर, ये सब मैंने बता रखा है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा भाई है एप्लीकेशन में, ऑलरेडी 3-4 घंटे का लेक्चर है वो। तो 1526 से 1707 का जो फेज रहा, यानी औरंगजेब का जब तक शासन काल रहा, उस समय क्या था भाई, मुगल साम्राज्य एकदम पीक स्टेज पे था, यानी कि मुगल साम्राज्य का वो क्या था भाई, उदय का स्टेज था। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है इसके बाद जो भी मुगल बादशाह बनता है 1857 तक का जो फेज हम देखते हैं वो मुगल साम्राज्य के पतन का फेज को हम लोग देख रहे होते हैं। तो इसी फेज में कई सारे प्रांत जो मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे इन्होंने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र घोषित किया, जिसमें से एक भी आपका मराठा भी है। और इनमें से 2 ऐसे प्रांत है, एक तो मराठा और एक आपका पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत उत्तर भारत में आप कह लीजिए और मराठा आपका दक्षिण भारत में। ये 2, उत्तर भारत में आपका पंजाब और दक्षिण भारत में आपका मराठा, इन दोनों ने मुगल साम्राज्य को बहुत कड़ी टक्कर दी थी, ठीक है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि इनके 2 दुश्मन, उत्तर भारत में एक है आपका पंजाब प्रांत और एक दक्षिण भारत में कौन हुआ करता था, मराठा। तो आज हम लोग मराठा के बारे ही अध्ययन करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग पंजाब वाला क्षेत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले यहां से हटा ले, किस प्रकार से चीजें आगे चलती जाएगी एकदम क्रमबद्ध तरीके से समझते चलिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं रट्टाफिकेशन, आंगल मराठा युद्ध आप 3 है तो तीनों बस पढ़ लिए, कौन गवर्नर जनरल, ऐसे नहीं पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। अभी आइए और भी थोड़ा सा चीजों को क्लियर करते हैं। तो देखिए मराठा साम्राज्य को समझिए, अंग्रेजों ने जो आपको मैप मैंने दिखाया आपको कि ये जो मराठा वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका जो विस्तार हुआ, इससे पहले समझिए कि यहाँ पे महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या था भाई, एक साम्राज्य है जिसे हमने क्या कहा, मराठा साम्राज्य, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा भाई, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की शक्तिशाली कितना मजबूत रहा और इसका क्षेत्र के विस्तार को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है ना, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मैंने आपको क्या कहा कि मुगल साम्राज्य के अधीन जो प्रांत थे कुल कितने, 21 का भी मैंने आपको बंटवारा बताया था। एक प्रांत अफगानिस्तान में, 14 प्रांत कहाँ भाई, उत्तर भारत में, और 6 प्रांत कहाँ भाई, दक्षिण भारत में। इस दक्षिण भारत का 6 प्रांत में एक कौन है भाई, मराठा, और उत्तर भारत का एक प्रांत कौन है भाई, पंजाब, जिसने मुगल साम्राज्य को बहुत कड़ी टक्कर दी थी।
तो ये जो मराठा साम्राज्य जो देख रहे हैं, इसके संस्थापक जो रहे वो संस्थापक कौन थे भाई? शिवाजी थे, ठीक है ना। शिवाजी की खासियत या इसकी खूबसूरती क्या थी भाई? छापेमारी का युद्ध ये करते थे, यानी कि आपको परेशान किए, आपके आक्रमण किए और वो क्या करते थे? छुप जाते थे। इसके पीछे का रीजन भी ये था कि जो आप महाराष्ट्र वाला जो रीजन देख रहे हैं ना, आपने ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया था, ये पश्चिमी घाट श्रेणी है। यहाँ पे पहाड़, जंगल, वन वाला क्षेत्र है। तो ये आक्रमण करके ये पहाड़ों में छुप जाते थे, जंगलों में छुप जाते थे, और ये यहाँ पे इतने अच्छे अनुभवी थे, इसलिए इनको कहा गया है पहाड़ों का चूहा भी, ठीक है ना। क्योंकि चूहे जिस प्रकार से छुप जाते हैं, तो वही शिवाजी भी क्या करते थे? पहाड़ों में जो दर्रे होते थे, वो दर्रों में आक्रमण करके क्या करते थे? मुगलों को, जो भी मुगलों का जो क्षेत्र हुआ करता था, उनको लूट पाट करके वो यहाँ आके छुप जाते थे। मुगल साम्राज्य के सेना आते थे, इनको खोज नहीं पाते थे, समझ रहे हैं। और जब खोज नहीं पाते थे और जब ये वापस रिटर्न होते तो यहाँ से छुप करके आके फिर से उनके सेना के ऊपर आक्रमण कर देते थे। इसलिए इनकी जो खूबसूरती रही है छापेमारी की युद्ध, या फिर इनको कहा गया है पहाड़ों का चूहा भी। तो मराठा साम्राज्य के बारे हम ये बात कर रहे थे कि इसके जो संस्थापक रहे कौन रहे भाई? शिवाजी रहे, ठीक है। और इसी क्रम में आपको यह समझना होगा कि जो मराठा साम्राज्य है, अगर मैं आपको इस मैप में दिखाऊं, देखिए ये आप जो मराठा देख रहे हैं, यानी कि मराठा पहले महाराष्ट्र क्षेत्र में इसका उदय हुआ, ठीक है। लेकिन इसका विस्तार आपका सूरत, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक, इस प्रकार से, और यहां तक कि इवन दिल्ली तक मराठा साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। दिल्ली के केवल लाल किला को छोड़ करके इसने अपना पूरा क्षेत्र का विस्तार कर चुका था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मराठा साम्राज्य कितना मजबूत और कितने अधिक क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो चुका था। और इसके मजबूती और इसकी शक्तिशाली का एक प्रमाण मैं आपको बतलाता हूं कि जो मराठा साम्राज्य है, या फिर कह लिया जाए इसके जो संस्थापक शिवाजी, ये दो प्रकार के टैक्स चलाते थे अपने कार्यकाल के दौरान। एक होता था आपका चौथ और एक होता है आपका सरदेशमुखी, ठीक है ना। सरदेशमुखी लगभग जो हिंदुस्तान वाला जो लगभग हिंदुस्तान के जो शासक हुआ करते थे, वो क्या करते थे? मराठा को चौथ और सरदेशमुखी टैक्स देते थे, जिसमें से जो मुगल बादशाह है वो भी क्या करते थे? मराठों को टैक्स देते थे, चौथ और सरदेशमुखी। क्यों? इसके बदले में मराठा क्या करता था? मुगल बादशाह को सुरक्षा प्रदान करता था, सेना प्रोवाइड करती थी। यानी कि अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि जो मुगल साम्राज्य है, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य जो भारत अगर देखा जाए कि पैन भारत में अगर देखा, लगभग भारत में पूरा दिल्ली वाला क्षेत्र, मध्य भारत वाला क्षेत्र में देखा जाए तो एक सबसे मजबूतशाली अगर साम्राज्य जो था वो मुगल साम्राज्य था। इसी के पहले जो दक्षिण भारत में एक साम्राज्य देखने को मिला, मराठा साम्राज्य, जिसके संस्थापक कौन रहे? शिवाजी रहे। तो मराठा साम्राज्य एक पीक स्टेज में चला, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, कब से कब तक? 1526 में जिसकी स्टैब्लिशमेंट होती है और 1707 तक। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल बादशाह बने वो इतने नालायक, इतने निर्लज, इतने कमजोर रहे कि इनकी जो सुरक्षा चाहिए, मुगल साम्राज्य जो अपनी सुरक्षा के लिए भी क्या अब डिपेंडेंट हो चुकी थी? मराठों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी थी। इसके बदले ये क्या कर रहे थे? मराठों को टैक्स दे रहे थे भाई, इसके बदले कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करिए। और इसका एक और प्रमाण कि ईरान का एक व्यक्ति है जो अहमद शाह अब्दाली, आपने सुना भी होगा नाम, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो भारत के और आक्रमण के, भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आगे बढ़ा था, पंजाब क्षेत्र को जीतते हुए इसने दिल्ली की ओर, यानी कि दिल्ली को विजय करने के लिए, दिल्ली को अपने अधीन करने के लिए अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ा। तो भाई अभी दिल्ली की रक्षा किसके हाथ में है भाई? मराठों के हाथ में है। तो भाई क्योंकि मुगल साम्राज्य क्या कर रहा है? ये टैक्स दे रहा। तो इसीलिए आप आगे पढ़ेंगे भी, आगे मैं बताऊंगा कि शिवाजी ने, ठीक है ना, जो मराठों का जो पेशवा होगा, ठीक है, मराठों के पेशवा में बालाजी विश्वनाथ और उनके जो सेनापति है नाना फडणवीस और उनके पुत्र और उनके भतीजे के बारे में आप स्टोरी पढ़ेंगे। ये जो तीसरा पानीपत का जो युद्ध होता है, यानी कि देखिए अहमद शाह अब्दाली आया है आक्रमण करने, मराठा के पास नहीं, दक्षिण भारत में नहीं गया, कहाँ? उत्तर भारत में, पंजाब को जीतते हुए दिल्ली में जीत हासिल करने के लिए। तो दिल्ली की सुरक्षा किसके अधीन है? समझिए मराठा, यानी कि मुगल बादशाह यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन दिल्ली की रक्षा कर कौन रहा? मराठा। आप इससे समझिए कि मराठा कितना शक्तिशाली है। तो यहीं से मराठा, यानी कि जो पेशवा होंगे, इनके सेना हरियाणा के पानीपत में पहुंचते हो, ये तीसरा पानीपत का युद्ध होता है। और कहा आपको मैं आगे बताऊंगा कि तीसरा पानीपत का वो एक ऐसा युद्ध रहा, क्योंकि युद्ध क्या करता भाई? निर्णय, एक डिसीजन दिलाता है कि अगला राजा कौन बनेगा।
लेकिन तीसरा जो पानीपत का जो युद्ध होता है, जिसमें ये निर्णय नहीं हो पाया कि अगला राजा कौन बनेगा, इसने ये निर्णय करवाया कि अगला राजा कौन नहीं बनेगा। क्योंकि ये किसके बीच युद्ध थी भाई, तीसरा पानीपत का युद्ध, एक तो अहमद शाह अब्दाली और इधर है आपका पेशवा के बीच में। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए विश्वनाथ, जो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, इनकी भी मृत्यु हो जाती है और इधर अहमद शाह अब्दाली के भी बहुत अधिक क्षति पहुंचती है, जिसके बाद ये वापस अपना क्या कर लेते हैं भाई, रिटर्न बैक ईरान चले जाते हैं। ये अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते दिल्ली में। और इधर बालाजी विश्वनाथ के पुत्र विश्वनाथ की मृत्यु के सदमे के कारण इधर बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा होंगे, प्रथम पेशवा होंगे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ना तो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य बन पाया और ना ही मराठा का। इसलिए कहा जाता तीसरा पानीपत का युद्ध जो रहा वो ये निर्णय नहीं कराया कि अगला राजा कौन बनेगा, बल्कि उसने ये निर्णय कराया कि अगला राजा कौन नहीं बनेगा, यानी कि अहमद शाह अब्दाली नहीं बनेगा और या ना ही मराठा का पेशवा बनेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? देखिए अभी मैंने कोई चीजें स्टार्ट नहीं की, बस मैं एक अभी बेस बना रहा हूं कि चीजों को समझिए, मराठा साम्राज्य को समझिए। अंग्रेज मराठा को जीतेगा, पूरा मराठा क्षेत्र अपने अधीन करेगा, उससे पहले समझिए कि मराठा में चल क्या रहा था। ठीक है, होप सो अभी अंग्रेजों की कोई यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज कब हस्तक्षेप करेंगे उसके बारे में भी, ये ओवरव्यू अभी चल रहा है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे एक और चीज को समझिएगा कि ये जो मराठा साम्राज्य है ना, मराठा साम्राज्य को पढ़ने का तरीका को पहले समझिए। देखिए मराठा साम्राज्य को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक रहे आप शिवाजी के बारे पढ़ेंगे, और शिवाजी के बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी बने उनके बारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इन्हीं से एक ऐसा उत्तराधिकारी होंगे छत्रपति साहू जी, जो एक नए पद को निर्माण करेंगे जिसको कहा जाएगा पेशवा। तो जितने भी पेशवा बनेंगे, कुल 13 पेशवा हैं, इनके बारे पढ़ेंगे, तब जाकर के ये मराठा साम्राज्य का अंत होगा। और जो 13वें जो पेशवे होंगे ना, ठीक है, उसका एक स्टोरी है भाई जो मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। इनमें से वही एक पेशवा जो है अंग्रेजों के क्या करेंगे भाई, अंग्रेजों के साथ में अपना क्या कर लेंगे भाई, एक प्रकार से उनके साथ सहमति दिखलाते हुए पहली बार अंग्रेज जो है भाई क्या कर रहा होगा, अब मराठा या मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप कर रहा होगा। अभी इधर कोई अंग्रेजों को मतलब ही नहीं, क्योंकि मराठा इतना शक्तिशाली हो चुका था कि अंग्रेज की हिम्मत नहीं है कि हम महाराष्ट्र क्षेत्र में या मराठा साम्राज्य का जो भी क्षेत्र है वहां पे हम जाकर के अपना क्षेत्र का विस्तार करें। लेकिन जब मराठा साम्राज्य में जो पेशवा होंगे, जब पेशवा ही अपने में ही जब लड़ने लगेंगे और उनमें से एक जो है अंग्रेजों का हाथ पकड़ लेना या अंग्रेजों के साथ दोस्ती कर लेगा, तब जाकर के अंग्रेज क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो यहां तक की स्टोरी से पहले आपको समझना होगा शिवाजी के बारे में, शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में, पेशवा के बारे में। फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि माधव राव जो पेशवा बनने वाले होंगे, जो नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है ना, वो सारी चीजें समझ में आएगी जब आपको। फिर वो अंग्रेजों का दामन थामेंगे, अंग्रेजों के साथ दोस्ती करेंगे, तब जब मराठा खुद अपने में ही लड़ने लगेगा तब जाकर अंग्रेज हस्तक्षेप करेगा। और ये जो आप मैप में देखें, ये पूरा मराठा वाला जो क्षेत्र, इस क्षेत्र को अंग्रेज 3 युद्ध के साथ, ठीक है, 3 युद्ध होगी अंग्रेजों के साथ मराठों के बीच में, और फाइनली 3 युद्ध के बाद ये मराठा वाला क्षेत्र को क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र में हासिल कर लेगा। पहले ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइएगा। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले शिवाजी से चीजों को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन रहे भाई, शिवाजी रहे। तो शिवाजी के कुछ चीजों को जान लेते हैं जहां से आपके सवाल बनेंगे। देखिए मेनली सवाल बनेंगे जो, इसीलिए उसके बारे हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि क्या है भाई। तो चलिए मराठा आपको ये समझ में आया, पहले टॉपिक हो गया आपका अभी मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य भी मैं इसलिए मैंने कहा कि एक टिपिकल पार्ट है भाई, ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है ना, वो टिपिकल चैप्टर है। तो मराठा साम्राज्य को हमने आपको बताया है 2 भाग में पढ़ेंगे, एक तो शिवाजी के बारे जानेंगे और शिवाजी के उत्तराधिकारी जो होंगे उनके बारे हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर मैंने बताया था इसमें एक पद होगा, पेशवा पद को जानेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अंग्रेजों के हस्तक्षेप को हम लोग समझते हुए अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध होगा मराठों का, इसको पढ़ेंगे मेन यहां से। फिर फाइनली अंग्रेजों का विस्तार हो जाएगा कहां पे, मराठा वाले क्षेत्र में। ठीक है भाई, तो चलिए, तो आपको सबसे पहले शिवाजी के बारे में कुछ चीजें जाननी है जिसको मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह समझना है कि शिवाजी भाई कौन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन रहे।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है भाई? तो शिवाजी रहे। ठीक है, कौन रहे भाई? शिवाजी रहे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन रहे? शिवाजी रहे। ठीक है, इनका जन्म देखिए, इनका जन्म को लेकर के भी कई सारी किताबों में मतभेद है। तो अब जैसे कई किताबों में आपको 20 अप्रैल, ठीक है ना, 1627 देखने को मिलेगा, या फिर 1630 भी मिलेगा। ठीक है, तो इनका जन्म को रिलेटेड आप देख लीजिएगा। अब मैंने दोनों ईयर इसलिए मेंशन कर दिया जो आपके ऑप्शन में मिल जाए। कहाँ पे हुआ था भाई? शिवनेरी या शिवनेर भी कहा गया है कई सारी किताबों में, शिवनेरी दुर्ग में। ठीक है ना, दुर्ग कहने का मतलब किला। कहाँ पे ये किला? पूना में। यहाँ पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ भाई? पूना में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। पूछा जाएगा भाई किस जिले में? तो जिला का नाम याद रखिएगा, शिवनेरी जिला में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 1680 में। ठीक है, याद रखना है ये सारे पॉइंट। 1680 में क्या होते हैं? इनकी मृत्यु होते हैं। इनके पिता, इनके जीवनी से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई शाहजी भोसले थे। ठीक है, कौन थे? शाहजी भोसले थे। कौन थे इनके पिताजी? शाहजी भोसले थे। और ये किस वंश थे? तो राजस्थान के सिंसोदिया जो वंश थे ना, इनसे ये बिलोंग करते। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, राजस्थान के सिंसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, सिंसोदिया वंश से। ठीक है, सिंसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इनके माता का नाम है जीजाबाई। ठीक है, क्या नाम है इनके माता का? नाम जीजाबाई थे। देवगिरी के यादव वंश के थे। ये कहाँ के थे? ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, देवगिरी के। इनके जीवनी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके माता के, पिता के राजनीतिक गुरु, धार्मिक गुरु से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देवगिरी के यादव वंश से थे। ठीक है, यादव वंश थे। ठीक है, यादव वंश से थे ये। और आपसे पूछा जाएगा कि इनके जो धार्मिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु, मैं धार्मिक गुरु लिख दे रहा हूं। ठीक है, इनके धार्मिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, रामदास जी थे। ठीक है, रामदास जी थे। यही रामदास जो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत भी रहे हैं। नेक्स्ट, अब इनके बाद जो है भाई, इनके राजनीतिक गुरु आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक गुरु कौन थे इनके, या फिर इनको जो प्रारंभिक शिक्षा मिली किन से, ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको जो प्रारंभिक शिक्षा या इनको राजनीतिक या राजनीति के बारे जो जानकारी दिया गया, किसने दिया था? दादा कोंडदेव थे। ठीक है, दादा कोंडदेव से प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? पहले हमें ये बताइए, दादा कोंडदेव कौन थे भाई? शाहजी भोसले इनके पिताजी के ही मित्र थे। देखिए, अभी तक मेन जो जिनके जीवनी से इतना पॉइंट आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए, शिवाजी का बारे मैंने आपको ये बताया कि मराठा साम्राज्य के बारे जो आप अध्ययन कर रहे हैं, मराठा साम्राज्य यानी कि वो मराठा राज्य जो मुगल साम्राज्य के ही क्या होता भाई, एक प्रांत था, एक सूबा था, जिसने अपने आप को क्या किया? फाइनली स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर करके ये बाहर आया, जिसके संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। इनका जन्म से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तर्क संगत चीजें आपको कई सारी किताबों मिलेगी। तो 1627 या 1630 याद करेंगे किस जिले में, और आपको याद रखना पुणे के किस जिले में? शिवनेरी दुर्ग किला में इनका जन्म होता है। मृत्यु 1680 में, यानी कि 1630 से अगर 80 कर रहे हैं तो कितने साल इनका, मतलब इनका आसानी के बहुत लंबा टाइम पीरियड चला, 50 साल के अवधि में ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है ना। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले है, राजस्थान के सिंसोदिया वंश से बिलोंग करते हैं। इनके माता है जीजाबाई, देवगिरी के यादव वंश से थे। इनके धार्मिक गुरु आपसे पूछ लिया जाए तो रामदास याद रखना है। और राजनीतिक गुरु और प्रारंभिक शिक्षा इनको कहां से प्राप्त, किनके द्वारा? तो दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव कौन है भाई? इनके पिताजी शाहजी भोसले के ही दोस्त थे। ठीक है, अब देखिए, शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक रहे हैं, इन्होंने मराठा साम्राज्य का क्षेत्र का विस्तार भी इन्होंने किया था। जैसे कि जो बीजापुर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, बीजापुर का जो सुल्तान है उनके विरुद्ध अभियान चलाया। और मैंने आपको ये बताया था, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शिवाजी के बारे में, जो आपको पॉइंट याद रखना है। इनकी जो खूबसूरती रही है, ठीक है, इनकी जो खूबसूरती है भाई, इनकी खूबसूरती क्या है? छापेमारी या फिर छापामार युद्ध। ठीक है, छापामार युद्ध याद रखना है। और इनको क्या नाम से जाना जाता? पहाड़ों का चूहा भी कहा जाता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, पहाड़ों का चूहा किसे कहा गया है? तो शिवाजी को ही कहा गया। क्यों कहा गया ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, छापामार युद्ध इसकी खूबसूरती रही है। और इसी छापामार युद्ध का सबसे अच्छा जो आपका एक प्रमाण देखने को मिला गया है, जो बीजापुर के जो सुल्तान रहे उनके विरुद्ध इन्होंने अभियान शुरू किया था, छापेमारी का युद्ध। ठीक है, बीजापुर सुल्तान, तो ये साम्राज्य के संस्थापक तो रहे मराठा साम्राज्य के, लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया। पहला जो अपने विस्तार किया था इसने जो किया था 1646 में। ठीक है, 1646 में जो एक किला है आपका तोरन का किला। ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में, तोरन की जो किला को जीता 1646 में। इसके बाद इसके जस्ट अगले साल ही कोंडन को भी विजय किया था। कोंडन का नाम जिसने रखा गया बाद में सिंहगढ़। ठीक है,
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये सब नोट्स में मिल जाएगा खैर आपको। 1647 में कोंडन की किला को विजय किया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया भाई, सिंहगढ़। ठीक है, क्या कर दिया गया, सिंहगढ़। तो देखिए ये मराठा साम्राज्य का क्या कर रहा, विस्तार भी करते चला गया। तोरन का किला को जीता 1647 में, कोंडन के किला को जीता जिसका नाम क्या रखा, सिंहगढ़ का रखा। फिर पुरंदर के किला को भी इसने जीता, पुरंदर के किला 1654 में। ठीक है, पुरंदर के किला को जीता, पुरंदर की किला को भी जीता, पुरंदर की किला को भी जीता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किले हैं। और इसी ने नौसेना का भी, याद रखिएगा, स्थापना किया था। नौसेना की स्थापना किया था इसने। ठीक है, नौसेना की, ठीक है, नेवी जिसको आप बोलते हैं ना, नेवी की स्थापना किया था, नौसेना की स्थापना किया था। जिसका मुख्यालय कहाँ था भाई, जिसका हेडक्वार्टर इसने बनाया था कल्याण में और भिवंडी में, कल्याण एवं भिवंडी में। ये सभी पॉइंट है भाई कि शिवाजी के द्वारा बनाया गया नौसेना या नेवी का जो हेडक्वार्टर था कहाँ था, कल्याण और भिवंडी था। इतना समझ में आ रहा कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। इस प्रकार से शिवाजी ने मराठा साम्राज्य में जो भी क्षेत्र का था, क्या कर रहे थे भाई, किले को जीतते हुए क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे। इसी दौरान आपको एक चीज और मैं बता दूं कि मुगल, अभी देखिए शिवाजी, अभी जो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, इसी समय उत्तर भारत में या फिर मुगल साम्राज्य के बादशाह कौन है भाई, औरंगजेब है। ठीक है, दिमाग में ये भी लेके चलना है साथ के साथ कि इधर आपका दक्षिण भारत में शिवाजी है। ठीक है, ठीक है, साउथ इंडिया में, और उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में कौन है भाई, मुगल बादशाह औरंगजेब है। ठीक है, औरंगजेब है, मुगल बादशाह औरंगजेब है। तो 1664 की घटना है। 1664 में जो शिवाजी, उन्होंने क्या किया था कि जो सूरत है, ठीक है ना, सूरत वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो भाई क्या है भाई, इसमें कहीं सूरत में क्या बहुत सारे बंदरगाह थे, मुगल बादशाह के कई सारे बंदरगाह थे। ठीक है ना, क्या थे भाई, बंदरगाह थे। और इस बंदरगाह से क्या करते थे मुगल बादशाह, यानी मुगल क्या करते थे, यहां से जो कॉटन, जो टेक्सटाइल था ना इनका, कॉटन टेक्सटाइल का क्या करते थे भाई, एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य ने जो अपना, कहा जाए कि जो सूबेदार नियुक्त करके रखे हुए थे, ठीक है ना, उनका नाम है इनायत खां। इनायत खां, यहाँ पे जो मुगल बादशाह जो ने अपना सूबेदार नियुक्त किया था इनायत खां, तो शिवाजी ने इनके ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। और आक्रमण करके जो सूरत का जो बंदरगाह है वहां पे 1 करोड़ का लूटपाट किया। तो शिवाजी जो रहे ना भाई, मुगल साम्राज्य को या फिर जो मुगल बादशाह औरंगजेब रहे ना, उनको बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से हानि पहुंचाया, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको काफी नुकसान पहुंचाया। जिसका एक आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल, सूरत वाला बंदरगाह वाला जो मेन जो बंदरगाह वाला क्षेत्र रहा, जहां से मुगल बादशाह या फिर मुगल साम्राज्य क्या करते थे, कॉटन टेक्सटाइल का क्या करते थे भाई, यहां से ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। जिसके सूबेदार थे इनायत खां को नियुक्त किया गया था मुगल बादशाह के द्वारा, उनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके 1 करोड़ की लूटपाट मचाई। और इसी सूरत लूट के दौरान ही, ठीक है, जो सूरत लूट किया गया शिवाजी के द्वारा, इसी के दौरान औरंगजेब ने 1665 में, ठीक है ना, 1665 में अपने ही एक फौजदार जो रहे जय सिंह को क्या किया गया भाई, दक्षिण भारत भेजा गया। ठीक है, जय सिंह को कहां भेजा गया, दक्षिण भारत में शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन ये आक्रमण करने के दौरान जय सिंह की जो सेना थी वो कमजोर पड़ी शिवाजी के सामने, और यहीं पर एक संधि हो रही है शिवाजी और जय सिंह के बीच में। ठीक है, जय सिंह कहने का मतलब, जय सिंह किसके द्वारा, किसके नेतृत्व करता है भाई, मुगल साम्राज्य के नेतृत्व या फिर औरंगजेब के नेतृत्व करता है। इस जय सिंह की जो सेना है किसके सामने कमजोर पड़ी है भाई, शिवाजी के सामने कमजोर पड़ी है। और 1665 में एक संधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। ठीक है, इस संधि में क्या हो रहा है समझिएगा, किसके किसके बीच में हो रहा है, जय सिंह के बीच में हो रही है और शिवाजी के बीच में हो रही है। ठीक है, शिवाजी के बीच में हो रही है। और ये जो हमने बताया कि 1665 में जय सिंह को किसने भेजा है, औरंगजेब ने भेजा। क्यों, क्योंकि जो सूरत में लूटपाट किया था शिवाजी ने, इस कारण जय सिंह को सेना के साथ शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। लेकिन जय सिंह की सेना शिवाजी की सेना, और इसीलिए क्योंकि शिवाजी के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी खूबसूरती क्या थी, छापेमारी वाली युद्ध। ये आक्रमण करके छुप जाते थे, आप इसको खोज नहीं पा रहे थे, और जब आपकी सेना वापस रिटर्न बैक होते थे और ये क्या करते थे, पीछे से हमला कर देते थे। तो यहाँ पे फाइनली 1665 में पुरंदर की संधि होती है। इसमें कई सारी बातें रखी जाती है, जैसे कि शिवाजी के 23 किला, ठीक है ना, मुगलों को प्रदान किए। शिवाजी ने 23 किला मुगलों को प्रदान किए, जिस पर शिवाजी ने अधिकार किया था। शिवाजी ने मुगलों के 23 किला को क्या कर लिया था भाई, अपने अधीन कर लिया था, जिसको क्या किया गया, प्रदान कर दिया मुगलों को। और 12 किले जो है शिवाजी अपने पास ही रखे। समझिए, देखिए 23 किला
जैसा मैंने आपको अभी बताया, कई सारे किलों का नाम क्या कर रहे थे भाई, जो शिवाजी थे अपने जीत हासिल किए जा रहे थे अपने क्षेत्र में, उसमें से 23 किला को क्या कर दिया, रिटर्न बैक करा दिया इस पुरंदर की संधि से मुगलों को, और 12 किला को अपने पास ही रखा। ठीक है, उसके अलावे यहाँ पे क्या किया गया इस संधि में जो शिवाजी है ना, शिवाजी ने ये प्रस्ताव एक्सेप्ट किया, जयसिंह ने रखा था कि आप जो है औरंगजेब के अधीन रह करके क्या करेंगे भाई, कार्य करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण संधि रही है पुरंदर की संधि के दौरान, ये दो वार्ता कह सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो 23 किला क्या किया, मुगलों को रिटर्न कर दिया, 22 अपने पास रखा, और यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट किया शिवाजी कि हम जो है औरंगजेब के अधीन रह करके ही क्या करेंगे भाई, कार्य को करेंगे। इसीलिए जयसिंह ने शिवाजी को क्या किया, निमंत्रण दिया औरंगजेब के दरबार में। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से चीजों को समझिएगा। औरंगजेब के दरबार में जयसिंह ने क्या किया, शिवाजी को बुलाया है। कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, आगरा के जयपुर वाले क्षेत्र में यहाँ पे औरंगजेब का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पे शिवाजी को बुलाया गया था। शिवाजी भाई का जो सोच है अभी, जैसे कि जो जय सिंह है, ठीक है, जय सिंह ने निमंत्रण दिया है शिवाजी को कि आप जो है आगरा आइए, जहां पे औरंगजेब का दरबार लगा हुआ। तो शिवाजी भाई सोच रहे हैं कि यहाँ हमें बुलाया जा रहा है, और यहाँ पे पुरंदर की संधि में आप देख रहे हैं कि 23 किला मुगलों को आप रिटर्न बैक किए, जय सिंह की सेना यानी कि मुगलों की सेना को हमने परास्त किया है, तो हमें एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, खातिरदारी होगी, हमारी काफी इज्जत होगी, है ना, एक जैसे मेहमान की इज्जत होती। लेकिन देखा यह गया कि जब शिवाजी जब यहाँ पे आगरा पहुंच रहे हैं औरंगजेब के दरबार में, अब औरंगजेब क्या भाई, मुगल बादशाह है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन इनकी सोच कुछ और थी अभी शिवाजी की। तो जैसे ये दरबार में पहुंचे तो इनको एकदम पीछे बैठाया गया, ये सोच रहे थे कि हमें एकदम आगे कुर्सी चेयर मिलेगा दरबार में। तो अब मतलब कोई रिस्पेक्ट इनको मिला नहीं, इसके कारण इसने इसी दरबार, बीच में ही दरबार में क्या करने लगे, हो हल्ला करने लगे। अब देखिए, मुगल बादशाह, जो पूरे मुगलों का बादशाह है औरंगजेब, जब कुछ बोल रहे हैं इस बीच कोई हो हल्ला, मतलब पॉसिबल है, जैसे ऐसे समझिए ना भाई, कोई राजा है और चारों तरफ सेनापति तो बैठे हुए हैं, अब कोई सेनापति हो हल्ला करते, तो वही काम यहाँ शिवाजी ने हो हल्ला दरबार में कराया। तो शिवाजी ने तुरंत आदेश दिया कि ये जो भी हो हल्ला कर रहे, तुरंत उनको पकड़िए, और इनको कैद किया गया। शिवाजी को कैद करके क्या कहाँ रख दिया गया भाई, आगरा में। ठीक है, आगरा के किले में इनको क्या कर लिया, कैद करके रख लिया गया। लेकिन 6 महीने के उपरांत किसी तरह से यहां से शिवाजी क्या करे भाई, भाग खड़े निकले। अब यही जो घटना है, शिवाजी फाइनली 1674 में जो यहां से भागे निकले और अपने आप को क्या किया भाई, स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया, छत्रपति का। ये अभी राज्याभिषेक भी करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ये जो घटना आप देख रहे हैं ना, इस घटना के बाद शिवाजी जो है औरंगजेब के जो अधीन रह करके कार्य करना स्वीकार किया था, ये अपने आप को अब क्या करेंगे भाई, स्वतंत्र घोषित करेंगे। तो फाइनली 1674 में आपको समझ में आ गया शिवाजी ने क्या किया है। 1674 में फाइनली शिवाजी ने स्वतंत्र रूप से स्वयं को क्या किया, राजा घोषित किया। ठीक है ना, 1674 में शिवाजी ने क्या किया, क्या घोषणा किया, स्वयं को राजा। ठीक है, स्वयं को राजा घोषित किया। और देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रायगढ़ में, ठीक है ना, रायगढ़ में एक किला है, एक दुर्ग है, जिसे कहा जाता है रायगढ़ का दुर्ग या रायगढ़ का किला। यहीं पर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति का, ठीक है ना, छत्रपति का उपाधि ग्रहण किया। तो देखिए, छत्रपति का भी कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। हमने ये बताया कि शिवाजी को कहाँ बुलाया था, जयसिंह ने आगरा में जो दरबार लगा था औरंगजेब में, जहां पे इसकी जो सोच करके गए थे शिवाजी की, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, जो उसके अगेंस्ट ये सारी चीजें देखने को मिला। इनको एकदम पीछे दरबार में कुर्सी में बैठने को मिला, इस कारण इन्होंने हो हल्ला किया और इनको क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया था। 6 महीने कैद में रहे और ये फिर वहां से फरार हुए, और फाइनली 1674 में स्वयं को क्या किया, राजा घोषित किया, और रायगढ़ के दुर्ग में ही इसने अपना क्या किया, राज्याभिषेक किया, और किसकी उपाधि ली थी, छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। ये समझ में आया। लेकिन एक बात समझिएगा, जो शिवाजी हैं 2 बार अपना राज्याभिषेक करेंगे 1674 में, एक तो आपको समझ में आ गया, और इसी के जस्ट राज्याभिषेक करने के बाद छत्रपति महाराज की उपाधि धारण करने के बाद जस्ट 10 दिन के बाद ही इनकी जो माता है जीजाबाई की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद ये फिर से पूर्ण रूप से एक बार फिर से राज्याभिषेक कराते हैं तांत्रिक विधि से, जिसके और जो पुरोहित होते हैं जिनका नाम याद रखिएगा, निश्चल पुरी, ठीक है, निश्चल पुरी गोस्वामी के द्वारा इनका
दोबारा राज्याभिषेक कराया जाता, ठीक है। और राज्याभिषेक करने के बाद ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एक तो इसने स्वर्ण और कॉपर की, ठीक है ना, कॉपर की क्या की थी भाई, कॉइन्स को चलवाया था। दूसरा याद रखना है एक नए संवत का, ठीक है ना, शिवाजी ने एक नए संवत की शुरुआत कराया था। ये दो चीज याद रखिएगा। और अंतिम, अब शिवाजी का लास्ट फेज में हम लोग इंटर कर चुके हैं कर्नाटक अभियान में, ठीक है। कर्नाटक अभियान कहने का मतलब कि शिवाजी जो है ना, ये कर्नाटक क्षेत्र में, ठीक है, शिवाजी जो है ये कर्नाटक क्षेत्र में मतलब कि वहां पे उन क्षेत्रों को विजय करने के लिए निकलते हैं। और इसी कर्नाटक अभियान में कहा जाता है कि इनका अंतिम अभियान होता है और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इस कर्नाटक अभियान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है भाई। देखिए, हमने आपको यह बताया कि शिवाजी का जो अंतिम फेज या अंतिम अभियान है कर्नाटक अभियान, 1677 से लेकर 78 तक ये अभियान चलती है इनकी। और इसी मिशन के दौरान, ठीक है, इसी कर्नाटक अभियान में इन्होंने जिंजी नामक, याद रखिएगा, जिंजी नामक क्षेत्र को क्या करता है, जीतता है। और यहीं पे जिंजी नामक किला को क्या करता है भाई, अपने अधीन कर लेता है या फिर उसको जीत लेता है। और इसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था, यानी कि जो मराठा साम्राज्य की जो राजधानी है दक्षिण क्षेत्र में, कहाँ है इसकी, जिंजी क्षेत्र में। तो ये याद रखिएगा, जिंजी को दक्षिणी राजधानी किसने बनाया था, तो यही शिवाजी ने बनाए थे। हमने ये बताया कि शिवाजी के जीवन का अंतिम अभियान अगर बोला जाए तो कौन है, कर्नाटक अभियान 77 से 78 के बीच चलती है। और इसी मिशन के दौरान इसने जिंजी नामक जो स्थान है कर्नाटक का, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है और जिंजी के किले को भी जीतता है, ठीक है। और यहीं पे दक्षिणी राजधानी के रूप में जिंजी नामक क्षेत्र को घोषित करता है। और इसी कर्नाटक अभियान के दौरान इसने नौसेना की भी स्थापना की थी। और शिवाजी ने नौसेना का अध्यक्ष जिसको बनाया था उसका नाम याद रखिएगा, दरिया सारंग, ठीक है ना, क्या नाम था, दरिया सारंग इनका नाम था। नौसेना का जो अध्यक्ष बनाया गया दरिया सारंग को बनाया गया। और फाइनली 1680 में शिवाजी की क्या हो जाती है भाई, इसी कर्नाटक अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है। ये रहा पूरा शिवाजी का कंसेप्ट। अब शिवाजी का एक और चीज याद रखिएगा, शिवाजी का जो शासन जो आप देखे, ठीक है ना, या प्रशासन जो आपने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने देखा, तो ये जो 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 क्या किए थे भाई, राज्याभिषेक करवाया और किसकी उपाधि ली थी भाई, छत्रपति महाराज की उपाधि ग्रहण की थी, है ना। और शिवाजी का अपना एक मंत्रिमंडल हुआ करता था, ठीक है, मंत्रिमंडल हुआ करता था जिसमें 8 प्रधान होते थे। कितने होते थे भाई, 8 प्रधान हुआ करते थे, जिसे शिवाजी का अष्ट प्रधान भी कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहला याद रखना है आपको पेशवा, ठीक है, पेशवा जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं। यही आगे अब हम लोग तो अभी हम लोग शिवाजी के कुछ उत्तराधिकारी के बारे पढ़ेंगे, इनके पुत्र हैं उनके बारे देखेंगे, जो अगला शिवाजी के मृत्यु के बाद यानी 1680 के बाद मृत्यु के बाद जो शिवाजी का मृत्यु होता है, इसके बाद जो अगला जो छत्रपति बनेंगे, मराठा साम्राज्य के जो शासक बनेंगे, उनके उत्तराधिकारी के बारे पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग कुल 13 पेशवा बनेंगे, ठीक है ना, मराठा साम्राज्य में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पेशवा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, शिवाजी का अपना एक मंत्रिमंडल हुआ करता था जिसमें 8 प्रधान होते थे, जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता था। एक हो गया पेशवा, दूसरा याद रखना है अमात्य। अमात्य क्या होता था भाई, आपका वित्त मंत्री होता, ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर हो गया। तीसरा याद रखना है आपका सुमंत, ठीक है, सुमंत जो आपका विदेश मंत्री हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया। ये सब नोट्स में मिल जाएगा, इसको लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं आपको। फिर आपका आ जाएगा भाई न्यायाधीश जो है आपका, ठीक है, लॉ मिनिस्टर जो है आपका। ये सब मतलब 8 प्रधान के बारे आपको याद रखना है। उसके बाद 5वां नंबर याद रखेगा पंडित राव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। पंडित राव जो है आपके रिलीजियस मिनिस्टर यानी कि धार्मिक प्रधान आप बोल सकते हैं। कौन थे भाई, धार्मिक प्रधान पूछा जाएगा कि शिवाजी का जो अष्ट प्रधान में जो धार्मिक प्रधान थे वो कौन थे, पंडित राव थे। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा लॉ मिनिस्टर, है ना, लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो भाई न्यायाधीश हुआ करता था, जो 8 अष्ट प्रधान हुआ करता था शिवाजी का। 6ठा, 7वां और 8वां तीनों है, तीनों को और देख लेते हैं हम लोग। एक बच गया आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ठीक है ना, यानी कि सूचना मंत्री जो होते थे उसको क्या कहा जाता, वाक्यान्विश, ठीक है, वाक्यान्विश कहा जाता था। और एक होता था आपका आर्मी चीफ, ठीक है, आर्मी चीफ जो होते थे उसको कहा जाता सरे नौवत। पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन भाई, सरे नौवत कहा जाता था, सरे नौवत कहा जाता था, ठीक है। 8 हुए कि नहीं भाई। एक हो गया आपका पेशवा पहला, ठीक है, अमात्य हो गया आपका, वित्त मंत्री हो गया, विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सुमंत हो गया। उसके बाद आपका अच्छा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपका बताया मैंने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बता दिया, वाक्या विनिश हो गया। उसके बाद एक होता था जो पत्राचार, ठीक है ना, पत्राचार जो मिनिस्टर हो गया उसे कहा जाता था
सुरुनाविस, ऐसे ही याद रखिएगा। मैं कुछ शायद अगर गलत प्रोनाउंसिएशन करूं, सुरुनाविस, ठीक है, सुरुनाविस। ये देखिए याद करने वाला चीज है। 8 जो पद है जो मंत्रिमंडल के तहत है शिवाजी के, जिसको कहा गया है अष्ट प्रधान। ये आपसे पूछा जाएगा कि शिवाजी के अष्ट प्रधान जो पेशवा है उसको क्या कहा गया, प्रधानमंत्री। जो वित्त मंत्री उसको क्या कहा गया, अमात्य कहा गया। विदेश मंत्री को सुमंत कहा गया। ये सारी चीजें आपको याद रखना। पंडित राव याद रखिएगा भाई, धार्मिक प्रधान थे, ठीक है। और 2 टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया है जो मराठा के द्वारा लगाए जाते थे, जिसको कहा जाता था चौथ और सरदेश मुखी। इसको समझ लीजिए क्या है भाई। देखिए चौथ कहने का मतलब कि जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का, मान लीजिए 4 केजी आपने उत्पादन किया तो 1 केजी क्या करना है भाई, मराठा साम्राज्य को देना है। और सरदेश मुखी 1/10, यानी 10 रुपया आप कमाए हैं तो 10 रुपया में आपको 1 रुपया मराठा साम्राज्य को देना है। मतलब 1/4 में आपका क्या करना है, 1/4 में आपका मतलब क्या करना है, 4 हिस्सा में से आपको 1 हिस्सा क्या करना है, उत्पादन का उपज जो आपने किया है वो आपको मराठा साम्राज्य को देना है। और आपने जो इनकम किया है 10 हिस्सा में से आपको 1 हिस्सा क्या करना है, मराठा साम्राज्य को दान करना। ये हो गया सरदेश मुखी, ये हो गया चौथ, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शिवाजी की मृत्यु 1680 में होती है। अब 1680 में मृत्यु के बाद शिवाजी का जो अगला जो मतलब जो छत्रपति बनेगा मराठा साम्राज्य का, या फिर ऐसा समझिए शिवाजी के मृत्यु के बाद जो इसके उत्तराधिकारी होंगे, इसके बारे हमें अध्ययन करना है। जो मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, वैसे अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो ऐसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि ये होगा शिवाजी भाई, ठीक है। शिवाजी कई शादी किए थे, इनके 3 पत्नी थे भाई, ठीक है। 3 पत्नी है, साई बाई हो गया, सोयरा बाई हो गया और पुतली बाई, ठीक है। यही साई बाई जो इनकी पत्नी है, इन्हीं से इनका जन्म होता है संभाजी का। संभाजी का जो पत्नी का नाम होगा येसु बाई होगा, इनके पुत्र होंगे साहू जी। और ये उसके बाद यही संभाजी ये उत्तराधिकारी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर राजा राम बनेंगे। राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई होगा। और राजा राम की मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र है शिवाजी द्वितीय बनते हैं, कौन, छत्रपति बनेंगे मराठा साम्राज्य का। लेकिन पूरा कंट्रोल ताराबाई देखती है। और इसके बाद यहाँ से फिर राजधानी शिफ्ट किया जाएगा। ये सब हम लोग देखेंगे। ये सब किला को जीता जाएगा शिवाजी के द्वारा। और फिर साहू जी बनेंगे अगला जो मराठा साम्राज्य का जो छत्रपति बनेंगे। और यही साहू जी हो एक नई नीति पेशवा पद को स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसके बाद साहू जी का जब हम लोग पीरियड स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ही हम लोग पेशवा में एंट्री कर जाएंगे। फिर पेशवा में प्रथम पेशवा, द्वितीय पेशवा, तृतीय करके कुल 13 पेशवा देखेंगे, ठीक है। ये आगे चलेंगे। और इसके बाद ही फिर आपको एंट्री करवा देंगे हम लोग, कहाँ, किसको, अंग्रेजों का एंट्री करा देंगे। मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप कैसे होता है। तो देखिए मेनली मैंने इतना डिटेल इसीलिए किया ना, क्योंकि आपको मराठा साम्राज्य अलग से नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो मराठा साम्राज्य मैंने सोचा साथ में लपेट देता हूं, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का भी लपेट दूंगा, तीनों विद्रोह एक साथ, ठीक है। तो अब मान के चलिए 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मराठा साम्राज्य। अब जैसे ही मराठा साम्राज्य आपका कंप्लीट, यानी कि अंग्रेज आपके यहां तक एंट्री कर लेंगे। ये वाले क्षेत्र जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र पूरा मराठा साम्राज्य में अंग्रेज, 1 मिनट भाई, अंग्रेज कहाँ आ जाएंगे, यहाँ तक एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। ये जो है अंग्रेज यहाँ तक आ जाएंगे। ये हो गया आपका मराठा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मराठा। ये वाला क्षेत्र में अंग्रेज आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एंट्री करेंगे पंजाब में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए ये सेशन जैसे कि फाउंडेशन क्लास करके मैं अब यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तो बिल्कुल जो पेड क्लास में एडमिशन लिए जो स्टूडेंट परेशान नहीं है यूट्यूब पे भी जा रहा है, तो फिर पेड क्लास, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब पे नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। आपको भी पता है बहुत सारी क्लासेस हो गई है जो यूट्यूब पे गई नहीं है। अभी 9 क्लास ही केवल यूट्यूब पे गई है, और कितने डेप्थ लेवल पे, ताकि स्टूडेंट्स भी देख सके, जो नहीं समर्थ हो वो कुछ समझ सके। और देखिए फी भी कितना कम है आपको भी पता है। तो बाकी जो एडमिशन से रिलेटेड अगर जानकारी है या लेना चाहते हैं, या एक इनरोलमेंट के थ्रू एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं विथ नोट, सब कुछ हैंड रिटन फॉर्म में, फोकस स्टडी विद अभी गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक है, नंबर भी आपको गिवन है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मतलब समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, मराठा साम्राज्य को, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शिवाजी के बारे में समझेंगे, शिवाजी जो इनके संस्थापक रहे हैं। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी कल हम लोगों का टारगेट होगा देखना, यानी ग्रीन कलर से जो मैं दिखाऊं उत्तराधिकारी, और इसके सारे पेशवा पढ़ लेंगे। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मराठा का युद्ध हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार से मराठा साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। फिर ये हम लोग खत्म, और पंजाब सिख वाला साम्राज्य हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद चीजें आसान हो जाएगी। 4th चैप्टर जो हम लोगों का देख पा रहा होगा 1857 का विद्रोह, इसके बाद चीजें बहुत ही स्मूथ वे में चलेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।